पहला सवाल इस सरलीकरण का सवाल है। अब देखिए सवाल में क्या लिखा है। 0.004 है और डिवीजन इसका क्वेश्चन मार्क है, यही तो मतलब इसकी वैल्यू, यही आंसर करना है हम लोग को। प्लस 0.002 है भागे 0.02 है, मतलब इस तरह से एक स्टेटमेंट आपको दिया है, हमें इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। कुछ बातें अभी मैं इस पर कनेक्ट करता हूँ, आपको बताता हूँ, लेकिन पहले इसको थोड़ा सिस्टमेटिकली बना लें। 0.004 है डिवाइड बाई, आप इस क्वेश्चन मार्क को एक्स कर दें, प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं 0.002 है डिवाइड बाई 0.02 है, फिर यहाँ पर देखिए माइनस लगा है 0.03 है डिवाइड बाई 0.3 है बराबर 0.1 है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालना है। आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। इन दोनों मानों को हल करने में कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप देखेंगे तो ऊपर का मान छोटा है, नीचे का मान बड़ा है, आप इसको कंपेयर करना भी हम लोग को चाहिए। दशमलव के बाद 2 जीरो के बाद तब 2 है, दशमलव के बाद 1 जीरो के बाद ही 2 है। ऐसे मान का हल कैसे होगा, पहली चीज तो आप दशमलव चाहे तो ऐसे बराबर कर लीजिए। दूसरा मैं आपको बता दूं कि 2 से जैसे 2 को भाग करने पर उत्तर तो एक ही आता है, हम सबको पता है एक ही आता है। दशमलव का चेक करिए, अब दशमलव सेट कैसे होगा, मतलब आया तो एक ही, बट मतलब सिंपल सी बात है, 2 से 2 भाग होगा तो एक ही आएगा। दशमलव यहाँ पर कितने स्थानों पर, 3 पर है, और यहाँ पर कितने पर है, 2 पर है। 3 और 2 का डिफरेंस 1 होता है, तो यह पॉइंट आपका 1 हो जाएगा, जो आपका रियल आंसर इस क्वेश्चन के लिए आपके सामने होगा। तो पॉइंट 1 हम लोग लिख सकते हैं इसके सही आंसर के रूप में। सही है बात है। इसके बाद देखिए, जैसे अभी पॉइंट 1 आया तो इसको हम और भी थोड़ा सा मैं आपको चाहूंगा थोड़ा डिफाइन कर दूं। जैसे मैं कभी भी ऐसे सवाल आपको दूं कि 0 पॉइंट, जैसे मान लीजिए आप 0 मान लीजिए 2 है या 008 है, 0 पॉइंट यहाँ पर मान लीजिए आपका 04 है, आपको इसको हल करना है। आप चेक किया करिए ऊपर छोटा है कौन, मतलब छोटा बड़ा हम थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। अब हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका मान ए आपका छोटा है क्योंकि दशमलव के बाद 2 जीरो या दशमलव के बाद 1 जीरो के बाद 4 है, ऊपर का मान छोटा है और नीचे का मान आपका बड़ा है। ऐसे में जो रिजल्ट आएगा वो आपका जो भी मान आएगा, मतलब सीधा सीधा 4 से 8 को भाग करने पर था 2 ही आएगा, बट वो वैल्यू क्या होगी आप समझिए। वैल्यू में यहाँ देखा 3 स्थान पर दशमलव था, 2 स्थान पर दशमलव था, 3 और 2 का डिफरेंस 1 स्थान होता है, तो 0.2 हो जाएगा। अब आप अगर इसको वेरीफाई भी करना चाहें तो 0.04 है इंटू आप 0.2 करिए, तो 4 दूना 8 होगा, 2 स्थान ए 1 स्थान है, मिलकर 3 स्थान पर दशमलव लग जाएगा। देखिए वही चीज बन गया। इस हिसाब से मैंने आपको यहाँ पर बताया, इसका उत्तर 0.1 हुआ। माइनस इधर चले आई, यहाँ भी 3 3 को भाग करेगा तो आपका जो है एक ही वैल्यू इस पर भी आने वाली है। एक वैल्यू आई, यहाँ भी 2 स्थान पर दशमलव दिख रहा है, यहाँ पर 1 2 1 का डिफरेंस क्या होता है, 1 होता है, तो ये भी 0.1 हो जाएगा। सबसे अच्छी बात है कि दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे। 004 है डिवाइड बाई एक्स है, ये दोनों आपस में प्लस माइनस खत्म हो गया, यहाँ 0.1 है। अब ये उधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा, मतलब ये वैल्यू देखिए कैसे हो, 0.004 है बराबर, इसको अगर हम लोग इधर लाएं, मतलब एक तरह से अगर देखिए पहले स्टेटमेंट पूरा बना लीजिए, एक्स है और इधर 0.1, इसको इधर कर दे तो एक्स उधर जाकर अपनी वैल्यू जनरेट कर लेगा। एक्स का मान हो जाएगा 0.004 है डिवाइड बाई 0.1। हम सब जानते हैं कि 1 से भाग देने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर मान में केवल 4 ही आंसर आएगा, बट यहाँ 3 स्थान पर दशमलव है और यहाँ पर 1 स्थान पर दशमलव है। अगर कोई से मैं पूछूं कि यहाँ पर ये जो ए वैल्यू जैसे 0.004 है और 0.1 है, इनमें बड़ा कौन है, तो आप इसमें से हो सकता है कुछ लोगों को डाउट हो, लेकिन ध्यान दीजिए ये छोटा है ऊपर वाला, क्योंकि दशमलव के बाद 2 जीरो है तब 4 है, यहाँ दशमलव के बाद तुरंत 1 है, तो मतलब नीचे वाला बड़ा है। आंसर आपका 4 ही है, यहाँ 3 स्थान पर है दशमलव, यहाँ पर 1 स्थान पर दशमलव है, 3 1 का डिफरेंस 2 होता है, 2 स्थान पर दशमलव लग जाएगा। 0.04 इस प्रश्न के राइट सोल्यूशन पहला ऑप्शन हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन अगर आपने लगाया है तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आप लोग बहुत ध्यान से ऐसे प्रश्नों पर अपना कमांड बनाइए, छोटी छोटी मतलब तकनीकी चीजें, छोटी छोटी बारीकियों पर बहुत ही फोकस करिए, जिससे ऐसे सवालों में गलती ना होने पाए। आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा। अगले सवाल पर आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वर्ष के लिए ब्याज की समान दर, ब्याज की सेम रेट है, पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के तहत निवेश की गई धनराशि पर अर्जित ब्याज के बीच का अंतर 945 रुपए है। मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का जो अंतर है वो आपका 945 रुपए है। यदि ब्याज की दर जो है 15% प्रतिवर्ष है, तो फिर रुपए में निवेश की गई धनराशि, अर्थात आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है। एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ थोड़ा समझिएगा। जैसे कोई अगर मूलधन है, जिसे हम पी कह रहे हैं, ब्याज की दर है 8% पर एनम है, ठीक है, समय अगर है 2 वर्ष, या समय जैसे देखिए समय को एन कहिए, एन का मतलब 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे हम लोग कंसीडर करें। एक बात दिमाग में रख लीजिएगा, साधारण ब्याज जो होता है वो सेम फ्लैट इंक्रीज पर आधारित होता है, मतलब जो पहले साल का इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा वही दूसरे साल, वही तीसरे साल, मतलब साधारण ब्याज प्रतिवर्ष समान रहता है। चक्रवृद्धि ब्याज सतत इंक्रीज पर डिपेंड करता है, अर्थात वह हर साल समान नहीं सतत रूप से बढ़ता रहता है।
सूत्रों के हिसाब से अगर चला जाए तो साधारण ब्याज जो होता है, जैसे आप ऐसे समझिए, एसआई जो होता है, एसआई होता है पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, और सीआई जो होता है चक्रवृद्धि ब्याज, वो होता है आपका, जैसे अगर आप यहाँ पर लिखना चाहें, जैसे हम सब जानते हैं कि अमाउंट से प्रिंसिपल, मतलब अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस करने पर यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज बनता है 1 प्लस आर अपान 100 टू द पावर n माइनस 1। ये आपकी चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है। हम सब जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज कब बढ़ना शुरू होता है, पहले साल नहीं, जैसे आप ध्यान समझिएगा, जो प्रथम वर्ष होता है उसमें चक्रवृद्धि ब्याज आपका और साधारण ब्याज दोनों सेम रहते हैं। पहले साल सीआई और एसआई इक्वल रहता है, कोई चेंज नहीं होता। दूसरे साल से, दूसरे वर्ष से यहाँ पर अंतर आता है, दूसरे वर्ष से अंतर आता है, और उस अंतर के लिए आपको क्या करना होता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में जो डिफरेंस है उसको निकालना पड़ता है। जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर हमने कहा हमारी ब्याज दर 10% पर एनम है, ब्याज दर 10% पर एनम है, और हम बात करें 2 वर्ष के लिए, ठीक है, 2 वर्ष की अगर हम बात करें तो जो हमारा एसआई होगा वो 10 दूना 20% होगा। 10 दूना कितना होगा, 20%। जबकि सीआई जो होगा वो आपको मैं बता दूं कि 10 पर सतत लगाया जाता है। जैसे आप सुने होंगे कि सतत वृद्धि अगर 2 साल के लिए करें तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10 बटे आप 100 कर सकते हैं, ठीक है। 2 जीरो खत्म हुआ, ये 21% आया, ठीक है। तो यहाँ पर 21% बना, मतलब अगर हम 10% को ही 1 साल के लिए कंटिन्यू करते हैं तो 2 साल के लिए कंटिन्यू करते हैं साधारण ब्याज पर तो वह 20% का ब्याज देता है, और उसी 10% को अगर हम 2 साल की चक्रवृद्धि पर कंटिन्यू करते हैं तो 21% का ब्याज देता है। इन दोनों का जो फर्क है यही साधारण और चक्रवृद्धि का अंतर है। ये तो 2 साल की बात हुई। 3 साल पर यही 10% 30% बन जाता, और चक्रवृद्धि ब्याज आपका जो 21 बना था 2 साल में 33.1 बन जाता। वहां सतत वृद्धि ऐसे काम करती है, जैसे ऐसे देखिएगा, 10% को भिन्न में हम 1/10 लिखते हैं, लिखेंगे 10 से 1 जुड़कर 11 हुआ, फिर 10 से 1 जुड़कर 11 हुआ, फिर 10 से 1 जुड़कर 11 हुआ। 3 साल के लिए सोचते तो कहते कि 1000 से 1331 हुआ, ये दशमलव एक स्थान पर लगा दीजिए, 33.1% की वृद्धि यहाँ देखने को मिलेगी। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर 2 साल 3 साल 4 साल के डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं। फार्मूला भी होता है 2 साल के लिए, जो फार्मूला लगाया जाता है वो होता है पी आर स्क्वायर अपान 10,000। पी जहाँ मूलधन होता है, आर ब्याज दर होती है, समय आपका 2 साल हो गया। अगर यही 3 साल के लिए होता है, जैसे अगर कभी 3 साल के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर करना हो तो 3 साल में होता है पी आर स्क्वायर अपान 10,000 जो आपका 2 साल का है, गुणे 300 प्लस आर कर देते हैं बटा 100 कर देते हैं। इससे हम 3 साल के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकाल लेते हैं। अब जो सवाल जो हमारा है उसमें क्या लिखा है कि हमने कोई पैसा था उसको एक मतलब समान ब्याज दर पर किसी यदि को ब्याज दर दिया है R% दिया है आपका 15%, ठीक है। 2 वर्ष का समय है, यहाँ पर 2 साल की बात करा है। 2 साल में इसने कहा कि जो एसआई और सीआई का जो डिफरेंस है वो आपका 945 रुपये है। अब आपसे पूछा कि वह निवेशित की गई धनराशि क्या थी। फार्मूले पर भी जा सकते हैं, जो फार्मूला हमने लिखवाया भी कि अंतर बराबर पी आर स्क्वायर अपान 10,000 कर दीजिए, आपको अंतर 945 मिल जाएगा। यहाँ से हम प्रिंसिपल ले लें आर स्क्वायर 10,000 मल्टीप्लाई करके आंसर कर सकते हैं। जबकि मैं कह दूं कि हम डायरेक्ट अगर हम करें तो एसआई बराबर क्या हो जाएगा, 15 दूना 30% हो जाएगा। और अगर सीआई की बात करिए तो देखिए ऐसे होगा 15 प्लस 15 गुणे 15 बटे 100। 15 तो 30 ही हो गया, लेकिन 15 में 225 होता है, और 100 से भाग करिए तो 2.25 हो गया, अर्थात यह 32.25 है। एक प्रकार से आप समझ गए होंगे दोनों में फर्क कितने का है, 30 और इसमें 2.25 का फर्क है, वो भी परसेंट में। मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, देखिए इसको करना कैसे आप लोग, ठीक है। पहला काम दशमलव हटाओ, 2 जीरो आया। दूसरा काम परसेंट हटाओ, 2 जीरो और आया। अब इसी हिसाब से देखिए 25 नवा 225 हो गया, और 25 चौके 100 400 हो गया। ऊपर का मान अंतर हो गया और नीचे का मान आपका प्रिंसिपल हो गया। 9 का मान आपको दिया है कितना, 945, ठीक है। 400 का मान हम लोगों से पूछ रहा है प्रिंसिपल। 9 1 के 9, 9 5 45, गुणा करिए 400 से इसको, 2 जीरो बढ़ा, 4 पंचे 20, शून्य हासिल 2, 2 4 1 के 4। देखिए 42,000 रुपये आपका प्रिंसिपल था, जो कि आपसे नंबर डी में दिया गया है। बढ़िया सवाल था और बढ़िया हमने सोल्यूशन भी इसका बताया। आप अगर चाहें तो आपको फार्मूला याद रहे, मान लीजिए इन केस, तो आप इस फार्मूले पर सीधा रख दो। आर का मान 15 में 225, कंपेयर कर लीजिए, 10,000 से गुणा कर दीजिए, आपको ऐसे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। दूसरा हो गया, मैंने इसका पूरा पैटर्न आपको समझा दिया। तीसरे पर आ जाइए। तीसरा बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है। 2 प्राकृतिक संख्याएं, आप जानते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं,
ऐसी संख्या जो 1 से प्रारंभ होकर n तक जाती है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। पहली जो x है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 2 है। दूसरी संख्या y वो भी ग्रेटर आर इक्वल टू, मतलब 2 या 2 से बड़ी दो प्राकृतिक संख्याएं हैं। उन दोनों संख्याओं के लिए उसने दो बात कहा है। जैसे पहली बात उसने कहा है कि इन संख्याओं के लिए 768 एक नंबर, और उन संख्याओं में से मतलब x और y का जो भी मान है, x पावर 6 y पावर 2 का जो एचसीएफ है मासा वो आपका 32xy है। अब हमसे कहा x प्लस वाई का मान बताओ, मतलब कुल मिला के अपने को x और y की वैल्यू बतानी। इसने हमसे कहा दो नंबर ऐसे होंगे, वही हमको पहले शुरुआत में कह देता कि कोई टेंशन ही नहीं रहता है, लेकिन उसने कहा दो नंबर ऐसे हैं x और y, दोनों पहली चीज तो 2 से बड़े हों या बराबर हों। दूसरी बात, अगर x की पावर हम 6 लगाएं और y की पावर 2 लगाएं और 768 से उसका एचसीएफ निकालें, तो एचसीएफ मतलब मासा, तो एचसीएफ आपका 32xy आएगा। इस केस में हम लोग को बताना है कि xy का मान जुड़कर कितना हो जाएगा। एक चीज मैं बता दूं, एचसीएफ करने के लिए हम फैक्टराइजेशन करते हैं, गुणनखंड करते हैं। अगर हम इसका गुणनखंड करें 768 का, तो आप इसको पहले 2 से काटिए, 2 3 6 2 8 16 2 4 8। मैं कहीं गलत करूँ तो बताइएगा। 2 से फिर काटिए, 2 1 2 2 9 18 और 2 2 4, फिर 2 से काटिए, 2 9 18 2 6 12, फिर 2 से काटिए, 2 4 8 2 8 16, फिर 2 से काटिए, 2 24 12 48, फिर 2 से काटिए, 2 12 बार, फिर 2 से काटिए, 2 6 बार, फिर 2 से काटिए, 2 3 बार, तो 3 की पावर 1 हो गया। जैसे अगर आप इसको फैक्टराइज करिए और प्रॉपर इसके सोल्यूशंस की बात करिए तो कुल मिला के 2 का उपयोग देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 8 गुणे 3 की पावर 1। और यहाँ पर दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, यहाँ पर x की पावर 6 और y की पावर 2, ये दूसरा नंबर है ना। ये पहला नंबर देखिए ऐसे हमने कटोरी में रख दिया और इसको भी रख दिया, ठीक है, 2 नंबर हो गए। इनका एचसीएफ है 32xy, मतलब मासा जो है 32xy है। एचसीएफ को हम लोग जब प्रॉपर समझेंगे तो जाकर के हम इसका उत्तर इजीली बता सकते हैं। अब आप एक चीज जानते हो कि अगर हमारे पास इस तरह के गुणनखंड हैं और उनमें मुझे एचसीएफ निकालना है और उसको बाद में कंपेयर करना है 32xy से, और ऑलरेडी उसने एचसीएफ दे रखा है, मतलब अगर एचसीएफ की बात करो तो उसने x एक मेंशन कर रखा है हमारे पास, y एक मेंशन कर रखा है, इसका मतलब x y दोनों में कॉमन भी है, लेकिन एक वैल्यू जो न्यूमेरिक वैल्यू है, उस न्यूमेरिक वैल्यू में उसने 32 को चूज किया है। अगर उसने 32 को चूज किया है, यहाँ से पहली चीज ध्यान समझिएगा, इसका मतलब उसका ये कहना है कि 32 इसमें भी रहा होगा, 32 इसमें भी रहा होगा। इसके पास तो नो डाउट दिख रहा है, इसके पास नो डाउट दिख रहा है, 2 की पावर 5 ही 32 होता है, लेकिन 2 की पावर 3 इसका बच जाएगा, इसका कोई उपयोग नहीं होता है। मासा जब भी निकालते हैं तो हम कॉमन लेते हैं और मिनिमम पावर लेते हैं। इसका मतलब ये सेट हो गया कि यहाँ पे 2 की पावर 5 और 2 की पावर यह 1 रहा होगा। समझ गए? दो जो आपके पास यहाँ वैल्यू है जो x की पावर 6 है, अगर इसकी बात हम लोग कंपेयर करें, यह वैल्यू आपके पास कितने के रूप में हो जाएगी। जैसे अगर हम 32 यहाँ निकालना ही चाहते हैं तो 32 के बाद एक x है, 32 के बाद अगर एक x है, यहाँ पर 2 की पावर 5 इसको बना लीजिए और यह 2 की पावर 1, अर्थात इस x का मान पहली चीज तो 2 ले लीजिए, पहली चीज 2 ले लीजिए। अब इसके बाद यह 3 है तो निश्चित तौर पर यह 3 ही y का मान होना चाहिए, 3 ही y का मान होना चाहिए। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि x का मान 2 हो गया और y का मान 3 हो गया। अब अगर हम 2 और 3 को जोड़ दें, क्योंकि हमसे x प्लस वाई पूछा था, तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, जो ऑप्शन नंबर आप ए में देख पा रहे हैं। और आशा करता हूँ सबको समझ में भी आया होगा। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, डाउट रहेगा तो हमें बताइएगा, जिससे हम और कंफर्म कर दें। अगले सवाल पर आ जाइएगा। एक घोल है, एक घोल है, घोल में सिरका और पानी 5:3 के अनुपात में है। सिरका और पानी 5:3 के अनुपात में है। घोल का कितना हिस्सा निकाल कर उसकी जगह पानी मिला दिया जाए जिससे कि घोल में सिरका और पानी बराबर मात्रा में हो जाए। ये आपसे सवाल पूछा गया है। अब आपसे इसने कहा कि देखिए 2 चीजें हैं, सिरका है और पानी है, सिरका है और पानी है, जो किस रेशियो में है कंफर्म करिएगा, 5:3 के अनुपात में है। भाई ये पूरा घोल अगर देखा जाए तो इसकी क्वांटिटी 8। अब इसने हमसे कहा भाई 8 कैसे है, भाई कुछ भी लीटर हो सकता था। ये 10 अगर होता तो 6 लीटर होता, ये 15 लीटर होता तो 9 लीटर होता। 5 और 3 के अनुपात में एक घोल में सिरका और पानी है। इसने कहा घोल का कितना हिस्सा निकाल कर उसकी जगह पानी भर दे, मिला दे, जिससे कि घोल में सिरका और पानी की मात्रा बराबर हो जाए। घोल में अगर सिरका और पानी की मात्रा आपको बराबर करना है, उसके 2 तरीके हो सकते हैं, या तो सिरका निकाल दो, पानी बढ़ा दो। भाई ये सिंपल सी बात है, अगर हमें बराबर करना है या तो पानी, भाई सिंपल सी बात है, पानी बढ़ाना पड़ेगा, बिना पानी बढ़ाए पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। अगर हम चाहते हैं कि सिरका और पानी बराबर हो जाए,
तो निश्चित तौर पर हमें यहाँ पर इस क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा, अर्थात पानी की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। और सिरके की मात्रा को उसने हमसे कहा था जैसे इस सवाल में कि घोल में से, देखिए पढ़िए, घोल का कितना हिस्सा निकाल कर हटाकर उसकी जगह पानी मिला दिया जाए, जिससे घोल में सिरका और पानी की जो मात्रा है वो बराबर बराबर आपको देखने को मिल जाए। अब आप एक बात सोचो कि अगर हमने देखा कि यहाँ से पानी बढ़ाना मतलब कितना बढ़ रहा है, 2, क्वांटिटी जो बनकर आई है अभी, जो न्यू क्वांटिटी जिसमें दोनों को बराबर बराबर टारगेट किया गया है, वो क्वांटिटी टोटल कितनी बनकर आई है, 10। 10 के हिसाब से अगर देखा जाए 1/5 भाग अगर हम लोग निकाल करके पानी मिला देते हैं तो जाकर के सिरका और पानी की मात्रा आराम से बराबर बराबर हो जाएगी। सिंपल सवाल होता है, ऐसे सवालों में कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। जिसको बराबर करना तो उसी के बराबर कर दीजिए, बाकी जो नई मात्रा बनकर आई उस मात्रा से आप चेक कर लो कितना बढ़ाना पड़ा, ठीक, कितना निकालना पड़ा, उस हिसाब से सेट हो जाएगा। चौथा सोल्यूशन आपका 1/4, 5 सही उत्तर है। ये बहुत शानदार सवाल है औसत का। अगर औसत जिनको आता है अच्छे से और स्तरीय आता है तो जरूर इस सवाल को कर पाएंगे। 10 आंकड़े हैं, 10 आंकड़े हैं जिनका औसत है 56.5। ठीक है, करने के 2 तरीके हो सकते हैं, ट्रेडिशनल भी हो सकता है, शॉर्टकट भी हो सकता है। मैं आपको दोनों तरीकों को समझाता हूँ। पहले 3 आंकड़ों का औसत 50 है, अगले 4 आंकड़ों का औसत 60 है। ठीक है, 8वां आंकड़ा 9वें आंकड़े से 10 कम है और 10वें आंकड़े से 6 कम है। 8वां आंकड़ा ज्ञात करो। अगर ट्रेडिशनल चलिए, देखिए हमारे पास, मैं ट्रेडिशनल पहले ये समझाता हूँ, हमारे पास संख्या है, ठीक है, हमारे पास औसत है। मैं इसको ट्रिकी भी करा सकता हूँ, उसको भी ध्यान दीजिएगा। याद रखिएगा, औसत बराबर योग बटा संख्या। अगर हमारे पास कुछ समूह आंकड़े तो दिया गया है, योग करके संख्या से भाग कर दो, औसत आ जाता है। 10 आंकड़े थे जिनका औसत था 56.5। ठीक है, पहले 3 आंकड़े जिसमें थे, स्टार्टिंग के जो 3 आंकड़े थे। अच्छा एक बात सोचिएगा, योग कभी भी क्या होता है, औसत गुणे संख्या होता है। अगर आप इनको जोड़ दें, यह हो जाएगा कितना बताइए, अगर हम गुणा कर दें, सॉरी, अगर 10 से हम इसमें गुणा कर दें, या जो 56.5 अगर इसमें हम 10 से गुणा करते हैं, यह 565 हो जाएगा। इसका अर्थ है कि प्रत्येक आंकड़े का मान 56.5 कंसीडर किया गया था। सभी 10 को अगर काउंट किया जाए तो यह 565 हो जाएगा। इनमें से 3 आंकड़े ऐसे हैं जिनका औसत 50 है, अगर उनका योग सोचा गया तो 150 है। और उसी में से 7, मतलब इसी 10 को टारगेट किया जा रहा है, उसी में 7 आंकड़े ऐसे हैं, 7 आंकड़े ऐसे हैं जिनका औसत है 60, 420 कर दीजिए, 7×6=42। अब अगर हमने शुरू के जैसे एक तरह से 4 आंकड़े बोला, अगले 4 आंकड़े बोला था, अगले 4 आंकड़े मतलब टोटल 7 आंकड़े। फिर से सुनिएगा, 10 सभी आंकड़ों का औसत इतना था तो उनका योग इतना था। ठीक है, उन्हीं में से 3 आंकड़े प्रारंभ के जिनका औसत 50 था, योग 150 हो गया। अगले 4 आंकड़ों का औसत 60 है तो योग 420 हो गया। तो मिला दीजिए तो कुल कितने आंकड़े हैं, 7। 10 में से 7 निकाल दे, जो बचे 3 आंकड़े हैं, ध्यान से समझिएगा, बचे जो 3 आंकड़े हैं उनका औसत कितना होगा। उनका औसत वैसे निकालने की जरूरत नहीं, उनका योग निकालने की जरूरत है। उनका सीधा सीधा योग निकालिए। क्यों निकालिए, क्योंकि उन्हीं 3 के रिलेशंस के आगे डिस्कशन पर आधारित सवाल है। पहले आप सोचिए, कुल इतने थे, इनमें 7 मान तो इतना है, जोड़िए 4 1 5, 570 है। अगर आप इनको जोड़िए तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी है, 150 है। 4×6=24 है, 240 है, 420 जो लिखा है उल्टा लिख दिया था। इस 7 का मान देखिए कितना है, 0 5 4 9 2 1 3, 390 है टोटल, मतलब 7 का मान 390 है। इसमें से इसको घटा दीजिए तो जो बचे 3 आंकड़े हैं उनका योग आ जाएगा। 565 में 390 आप घटाइए, 5 आया, 16 से 9 7 आया, 16 से 9 7 और उसके बाद 4 से 3, 175 है उन तीनों आंकड़ों का योग। जो 3 आंकड़े बचे थे उनका योग 175 है। उसमें भी कंडीशन कैसे दिया है, हमारे पास कहा है कि यह 8वां आंकड़ा 9वें आंकड़े से 10 कम है और 10वें आंकड़े से, मतलब सारा जो 8वां आंकड़ा है उसी को हमको पता भी करना है। ध्यान सुनिएगा, ये 2 आंकड़े हैं, 9th है और 10th। समझिए कैसे बोला है। इसने कहा है कि 8वां आंकड़ा 9वें आंकड़े से 10 कम है। इसका मतलब अगर आंकड़ा 8वां आपका n है तो 9वां आंकड़ा n + 10 रहा होगा, क्योंकि 9वें आंकड़े से 10 कम है और 10वें आंकड़े से 6 कम है। इसका मतलब यह n + 6 रहा होगा। ठीक है, ये इससे 10 कम है देखिए, और इससे 6 कम है। कन्फर्म, सभी आंकड़ों को जोड़िए थोड़ा तीनों को, ये हो जाएगा 3n + 16 बराबर 175 है। तो 3n बराबर 16 घटा दीजिए, खत्म हुआ। और ये आपका कितना हो जाएगा, 16 घटाते 160 हो जाएगा ना, यहाँ पर 160 हो गया, नहीं 150। एक सेकंड फिर से चेक कर लीजिए, शायद इसमें कुछ मिस्टेक है। 175 है, सॉरी 175 है ना, 176 नहीं है। 175 से देखिए इसको घटाते हैं तो 15 से 6 9 होता है और 6 से 1 5 होता है,
और 1 हुआ, 159 हो गया। n का मान कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 9 = 53, अर्थात यह 8वां आंकड़ा किसके बराबर है, 53 के बराबर है। तो 53 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा। एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ट्रेडिशनल प्रोसेस है, हालांकि ट्रिकी इसका प्रोसेस हो सकता है और आपको कंफ्यूजन हो। क्वेश्चन क्योंकि बड़ा है, दमदार है, मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। 10 आंकड़े थे जिनका औसत 56.5 था, ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा क्योंकि कंफ्यूजन होते हैं ऐसे इस सवालों में। पहले 3 आंकड़ों का औसत 50 है, अगले 4 आंकड़ों का औसत 60 है, 8वां आंकड़ा 9वें से 10 कम है और 10वें आंकड़े से 6 कम है। 8वें आंकड़े का मान हमसे पूछा है। सबसे पहला काम, हम 8वें आंकड़े, 9वें आंकड़े और 10वें आंकड़े की योग को पता करें, तभी तुलना करके हम उसमें से कोई भी आंकड़ा निकाल सकते हैं। करेक्ट है। हम सबको औसत के बारे में इतनी जानकारी हो कि औसत हमेशा योग बटा संख्या होता है। अगर कभी भी आपको संख्या दिया है, औसत दिया है, तो आप योग निकाल सकते हैं, तभी कुछ पॉसिबिलिटी बनेगी। 10 संख्या की औसत 56.5 था, योग 565 हो गया। पहली 3 संख्याओं का औसत 50 था, योग 150 हो गया। अगली 4 संख्याओं का औसत 60 था, योग 240 हो गया। इन सभी 7 संख्याओं का योग आपका 390 है, तो आप इस 390 को इसमें से घटा दें, इसका योग कितना हो जाएगा, 175, अर्थात जो बचे 3 आंकड़े इनका जोड़ 175 हो गया। अब कहानी क्या है, 8वां, 9वां और 10वां 3 आंकड़े हैं। पहली संख्या अगर 8वें को हम n मान लें, क्योंकि यह 9वें से 10 कम है तो 10 जोड़ दीजिए इसमें, क्योंकि यह 10वें से 6 कम है तो 6 जोड़ दीजिए और तीनों को जोड़ दीजिए और उसी 159 के बराबर करिए, n का मान आपका 53 आ जाएगा। एक दूसरा तरीका भी होता है जिसमें हम मिसिंग एंड ओवरलैपिंग टर्म का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। मिसिंग टर्म और ओवरलैपिंग का लेकिन अलग से आपको कॉन्सेप्ट पता हो, अगर नहीं पता हो तो उधर जाने की जरूरत आपको नहीं है। मेरे ख्याल से ट्रेडिशनल अप्रोच ही आपके लिए बेस्ट होगा। फिर भी हमारे पास कुछ ऐसे कंटेंट है, हो सकता है मैंने आपको क्लास में दिया हो, जहां पर आपने पढ़ा होगा मिसिंग एंड ओवरलैपिंग का उपयोग हम कर सकते हैं। उसमें आप डिफरेंस देख करके डिसाइड कर सकते हैं, तब जाकर के उत्तर बन जाता है। ठीक है, जरूरत पड़ेगी अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो मैं उस पर भी डिस्कशन करूंगा, नहीं तो मुझे तो परफेक्ट लग रहा है क्योंकि डेटा भी इतने टफ नहीं है कि आपको इधर उधर जाने, क्योंकि इससे ज्यादा समय वहां लग जाएगा मैं जब कराऊंगा उसमें। तो ठीक है, कोई मतलब नहीं, इतना चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से परफेक्ट है। इस क्वेश्चन को देखिए, यूपीएसआई का प्रश्न है और उसी से रिलेटेड है, तो आप लोग समझिएगा तो कंफर्म होगा। यक्स इमारत, हालांकि यूपीएसआई कहीं नहीं, इस प्रश्न को आप देखेंगे तो ना, ये प्रश्न आपके क्योंकि परीक्षा में जो चाल दूरी समय का बहुत भयंकर उपयोग है, अच्छा उपयोग है, वो भी खास करके एक दूसरे को कवर करना, क्रॉस करना, मिलना, मीट करना, ये सब पे बहुत ज्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। उसी कॉन्सेप्ट पर है। यक्स इमारत, एक इमारत है जिसका नाम यक्स है, के बीच 11वीं मंजिल पर लिफ्ट में जाता है। एक पर्सन है, सॉरी पर्सन का नाम है, यहाँ पर व्यक्ति का नाम यक्स है, जो इमारत के बीच 11वीं मंजिल पर लिफ्ट में जाता है। ये आपकी पूरी बड़ी सी मंजिल थी जिसके 11वीं मंजिल पर वह लिफ्ट पर पहुंचा है, लिफ्ट से पहुंचा है, और 57 मंजिल प्रति मिनट की दर से ऊपर चढ़ता है। अभी उसकी पोजीशन यक्स की यहाँ पर है, और हर वह मिनट, देखिए इसमें लिखा है, पढ़िए, 57 मंजिल प्रति मिनट, उसकी एक स्पीड है जो लिफ्ट की चलने की, वो तो नहीं चल रहा है लेकिन लिफ्ट चल रही है 57 मंजिल पर मिनट, पर एक मिनट में 57 मंजिल क्रॉस करने की क्षमता रखने वाली लिफ्ट से वह ऊपर की तरफ बढ़ता है। उसी समय वाई, उसी इमारत के, यहाँ पर वह 11वीं मंजिल पर था, ये बड़ी सी इमारत थी, इसके 57वें मंजिल पर एक पर्सन था जिसका नाम था वाई। ठीक है, इस पोजीशन पर एक पर्सन था, यहाँ लिख देता हूँ, जिसका नाम मान लीजिए क्या था, मान लीजिए क्या दिया है, वाई है। वह नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, वह नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ से देखिए ऐसे चलता आ रहा है, ये ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा था और इसकी स्पीड थी 57 मंजिल पर मिनट। एक मिनट में 57 मंजिल क्रॉस करने वाली चलने वाली लिफ्ट से जा रहा है। 2-2 3-3 लिफ्ट होती है, आप सबको पता है किसी बड़ी इमारतों में। दूसरा क्या, जो यहाँ नीचे की तरफ आ रहा है वो 63 मंजिल प्रति मिनट आ रहा है, ये भी एक मतलब स्पीड से, उससे भी ज्यादा स्पीड से नीचे की तरफ आ रहा है। हमसे कह रहा है कि यदि वे इन गतियों से यात्रा करना जारी रखते हैं, उस लिफ्ट से चढ़ना और उतरना जारी रखते हैं, तो पूछा किस मंजिल पर उनकी लिफ्ट एक दूसरे के आर पार होगी। जैसे व्यक्ति यहाँ ऐसे है, आंख लगा के ऐसे देख रहा है, और यह व्यक्ति भी दूसरी लिफ्ट में है ना, ऐसे इधर की तरफ देख रहा है यहाँ पर। ठीक है, ऐसी केस में कब ऐसी पोजीशन आएगी बीच में जहां पर दोनों एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करते हुए देखेंगे, गुजरेंगे एक दूसरे की तरफ से। वही हमसे पूछा किस मंजिल पर वह एक दूसरे को क्रॉस करते नजर आएंगे। एकदम कॉन्सेप्ट चाल दूरी समय का है, जिसमें जब दो व्यक्ति अपने अलग अलग स्थानों से, यहाँ से और यहाँ से, इसकी तरफ चलता है, इसकी तरफ चलता है, अपनी अपनी गतियों से, उनके मिलने का समय बराबर उनके बीच की दूरी बटा उनकी चालों का योग। ये नियम होता है जिससे कि वे एक दूसरे को मिलते हैं, उनके मिलने का समय एक ही होता है। जैसे ये भी चल रहा है उसी समय वो भी चल रहा है, मिलेंगे 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, जब भी मिलेंगे
हो सकता है उस मिलने के समय में इसने कम यात्रा तय करी क्योंकि इसकी स्पीड कम थी, इसने ज़्यादा यात्रा तय करी होगी क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा थी। पोजीशन पूछा जा रहा है। आइए सबसे पहले मिलने का समय बताया गया। तो मिलने के समय के लिए हमने लिखा टाइम, जब वो मिलेंगे दोनों एक दूसरे को, उनके बीच की दूरी आप खुद सोचो, 11वां और 57, इनके बीच का फर्क बताइए क्या है। 57 11वें पोजीशन पर था और ऊपर वो 57वें पोजीशन पर था। इन दोनों के बीच फर्क 7 में से 1 निकलेगा तो 6 होगा और 5 से 1 निकलेगा तो 4 होगा, 46 आएगा। 46 मंजिल का फर्क है अगर सोचा जाए। ठीक है, डिवाइड बाई चालों का योग करिए, 63 और 57 जोड़िए तो कितना होता है, 7 3 10 6 4 6 5 11 12, 120 करेक्ट है, 120। ये मिनट, इतने मिनट में एक दूसरे को मिलेंगे, करेक्ट है, इतने मिनट में। फिर से एक बार चेक कर लीजिएगा, मैंने कहा दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितने का है आप खुद देख पा रहे हैं। यहाँ पर दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आप देखिए तो कितना है, पढ़िए एक बार। यहाँ पर एक चीज समझ लीजिएगा, 7 में से 1 निकला 6 और 5 से 1 निकला 4। ठीक है, 46 मंजिल का दोनों के बीच फर्क है। और हाँ नहीं ये हमने गलत लिखा है, 21 मंजिल पर था, इसको ध्यान दीजिएगा, शायद मैंने कुछ मिस्टेक किया है। 11वें मंजिल पर लिफ्ट में जाता है और 57 मंजिल पर मिनट की वजह से नीचे आता है। उसी समय वाई, क्योंकि इसकी स्पीड थी 57, वाई उसी मंजिल इमारत की 51वीं मंजिल पर लिफ्ट में जाता है। यहाँ पर तो 57 जो मैंने लिखा ना, 51 है। ठीक है, 51 है। तो ये फर्क जो होगा, जो डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस 51 से 11 का डिफरेंस होगा जो कि 40 होगा। 40 बटा 120 अर्थात 1/3 मिनट में, 1/3 मिनट में वे एक दूसरे को जरूर मिल जाएंगे। अब 1/3 मिनट में कितनी दूरी कौन तय किया होगा, ये ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसकी पता करना चाहते हैं, इसमें इसकी स्पीड कितनी थी, 57, तो 57 गुणे 1/3 कर दीजिए 19, अर्थात इसके बाद वह 19 मंजिल ऊपर जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी स्पीड देखो 57 मंजिल पर मिनट थी और 1/3 मिनट ट्रेवल किया, 19 मिनट, 19 मतलब एक प्रकार से मंजिल वह ऊपर जाएगा। 19 अगर इसमें जोड़ दे 30वीं मंजिल पर वह मिलेगा एक दूसरे को। उसी तरह से अगर इसके लिए कर लेते हम, जो 63 की स्पीड थी, 63 गुणे 1/3 कर लेते 21 हो जाता, इसमें से 21 घटा दे तब भी 30वीं मंजिल पर एक दूसरे को मिल जाएगी। तो 30 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है जो भी आपसे मैं आपको दिया है। बढ़िया सवाल था, एक बार फिर से आप लोग ऐसे थोड़ा ओवरव्यू कर लीजिएगा, बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। देखिए ये बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग के 2 लिफ्ट थे, ये भी लिफ्ट है और ये भी लिफ्ट है। पहले थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो आपको कंफर्म होगा। ये 11वीं मंजिल है, 11th फ्लोर है, अभी नीचे भी है। ठीक है, 11th फ्लोर है और ये 51th फ्लोर है, 1st फ्लोर है। ये ध्यान से देखिएगा, 2 लिफ्ट। ये जो पर्सन है यहाँ पर जिसका नाम यक्स है, वह इस लिफ्ट से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है, देखिए ध्यान से, 57 मंजिल पर मिनट, 57 मंजिल पर मिनट है इसकी स्पीड है। और ये नीचे की तरफ आ रहा है, जिसका नाम वाई है, देखिए इधर नीचे की तरफ आ रहा है और उसकी स्पीड कितनी, 63 मंजिल पर मिनट। यही हमने आपको बताया, करेक्ट है। हमने कहा उनके मिलने का समय, टाइम बराबर उनके बीच की दूरी, 11वां फ्लोर और 51वां फ्लोर के बीच का फर्क है 40 बटा उनकी चालों का योग। चालों को जोड़ा तो 57 है, 63 को जोड़ा तो 120 आया। 1/3 मिनट में एक दूसरे को मिलेंगे। अब 1/3 मिनट में प्रत्येक के द्वारा तय की गई दूरी, किसी के द्वारा तय की गई दूरी लेकर के उसकी पोजीशन में जोड़ दीजिए और उसकी पोजीशन से घटा दीजिए, बात एक ही है। हम अगर जैसे इसकी बात करेंगे, 1/3 मिनट में 1/3 गुणे 57 कर दीजिए। ठीक है, 1/3 गुणे 57 कर दीजिए, 19 3 57 होता है 19, मतलब कंफर्म हो गया कि 19 जो है मंजिल वह ऊपर बढ़ेगा। अगर इसमें हम 19 जोड़ देते हैं, 19 जोड़ने पर यह 30वीं मंजिल पर पहुंच जाएगा। उसी प्रकार से इसकी भी बात करिए तो यह भी अगर 63 गुणे 1/3 कर दीजिए, 21 आएगा। अगर इसमें से 21 घटा दिए तब भी यह 30वीं मंजिल पर मिलेगा। दोनों एक दूसरे को देखने में, एक दूसरे को देखते ही आगे बढ़ेंगे। अगले सवाल पर आ जाइए, 7वां नंबर, ध्यान दीजिएगा। एक टंकी में एक रिसाव है, छेद है टंकी में, आप समझ रहे हैं, उसे 16 घंटों में खाली कर देगा। टंकी में एक रिसाव है जो उसे 16 घंटों में खाली कर देगा। एक नल खोला जाता है जिससे 1 मिनट में 12 लीटर पानी प्रवेश होता है, करेक्ट है। एक टंकी में एक रिसाव है, तली में छेद है, जिस वजह से वह 16 घंटों में भरी टंकी को खाली कर सकता है। जबकि एक नल खोला गया जिससे 1 मिनट में 12 लीटर पानी प्रवेश होता है, वह 1 मिनट में 12 लीटर पानी डाल सकता है।
उसकी पूरी कैपेसिटी, पूरी क्षमता नहीं दिया है कि वो कितना लीटर पानी मतलब कितनी देर में टंकी को भर देगा, ये नहीं बताया, लेकिन उसने बताया कि 1 मिनट में 12 लीटर पानी डाल देगा, जिससे कि टंकी 24 घंटों में खाली हो जाती है। टंकी पूरी तरह से 24 घंटों में खाली हो जाती है। टंकी की क्षमता कितने लीटर की, अर्थात कितने लीटर की टंकी की क्षमता, ये हमको बताना है। समझ रहे? आइए समझा जाए, पढ़ा जाए, इसको देखिए। देखिए, टंकी जो है, पहले एक नल है जो कि खाली करने का काम करती है और टंकी को 16 घंटे में खाली कर देती है। दूसरी एक नल है जिसकी प्रॉपर क्षमता नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि उसके आ जाने से जो भरने का काम करती है, उसके आ जाने से जो 16 ही घंटे में खाली हो रहा था, अब वह 24 घंटे में खाली हो गई। 24 घंटे तो समय क्यों बढ़ गया? क्योंकि अगला पानी भर रहा होगा तभी तो बढ़ गया। अब 16 और 24 के लिए एक ऐसी संख्या सोचिए जो दोनों से कट जाए, उतने लीटर की टंकी मानी, 48 लीटर की। 16 3 48, 24 गुना 48। इसका मतलब हर मिनट या 2 लीटर पानी निकाल रहा था, और इसकी वजह से जो 2 लीटर निकलता दिख रहा था आपको, सॉरी 16 3 48, हर मिनट या 2 लीटर पानी निकाल रहा था, लेकिन इसकी वजह से केवल 2 ही लीटर पानी निकल पा रहा। इसका मतलब जो वाई थी हर मिनट 1 लीटर पानी भर रही थी, हर मिनट 1 लीटर पानी भर रही थी, इस स्थिति थी। अगर यह हर मिनट 1 लीटर पानी भर रही थी और मैं कहता कि तुम पूरे टंकी को भरने का प्रयास करो, इसे भरने में कितना समय लग जाता? 48/1, अर्थात 48 घंटे लग जाते पूरी टंकी को भरने में। किसको? जो दूसरी नल है जो कि टंकी को भरने का काम करती है, अगर उससे हम भराने का प्रयास करते तो उसे भरने में कुल 48 घंटे टोटल लगते हैं। और वह 1 घंटे में, ध्यान देखिएगा, इसने हमसे कहा कि 1 घंटे में, 1 मिनट में वो 12 लीटर पानी डालती है। 1 मिनट में 12 लीटर, अगर वह 1 मिनट में 12 लीटर पानी डालती है और 48 घंटे तक चलती रहती है, तो पहली चीज 1 मिनट में अगर 12 लीटर पड़ता है 1 मिनट में, ठीक है, 1 घंटा में कितना पड़ेगा? 12 गुणे 60 पड़ेगा, और टोटल 48 घंटे में कितना पड़ेगा? 48 से और इतने लीटर पानी वाली टंकी थी वो, जिसको आप लोग सोच रहे थे। ठीक है, गुणा करिए, 12 का इसमें गुणा कर देते हैं, 12 8 96 कैरी 9, 12 चौके 48, 48 में 57, 12 गुणा हो गया, गुणे 60 एक बार और करिए, शून्य हो गया, 6 4 36, 6 7 42, 42 3 45 की 5 हासिल 4, 6 5 30, 30 4 34, 34 560, 34 560 लीटर वाली टंकी थी वो, जिस टंकी को आप देखते हैं। ठीक है, इस 7वां आपका डन होता है, करेक्ट हो गई। 8वें पर आ जाइए। 8वां सवाल, 21 सेंटीमीटर भुजा वाले लकड़ी के घन से बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन। एक घन है, आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, एक घन है जिसे हम क्यूब कहते हैं, और क्यूब की सभी भुजाएं समान होती हैं। क्यूब की प्रत्येक भुजाएं, ये देखिए, सेकंड, इसी प्रकार से सभी भुजाएं क्यूब की समान होती हैं। इसने हमसे सवाल किया कि ये दिया 21 सेंटीमीटर भुजा वाले लकड़ी के घन से बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन क्या होगा। मतलब इसी से मुझे बड़ा गोला बनाना है, और जो बड़ा गोला कहीं बनेगा तो ऐसे तो ठीक होगा, ऐसे सबसे बड़ा गोला, अर्थात जो गोला बनाना, गोले का जो व्यास होगा, गोले का व्यास इसकी भुजा होगी। अगर गोले का व्यास इसकी भुजा होगी तो गोले की जो त्रिज्या होगी वो 21/2 हो जाएगी, गोले की त्रिज्या। और गोले का आयतन हमसे पूछा है, क्योंकि हमने यही पूछा है, हमसे यही पूछा कि 21 सेंटीमीटर भुजा वाले लकड़ी के घन से बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन, मतलब उसमें फिट करना है, तोड़ के नहीं बनाना है। हाँ, लकड़ी है तो उसको पिघला के तो बनाएंगे नहीं, जला के तो बनाएंगे, लेकिन रख कर बनाएंगे, गोला सेट हो जाए। गोले का जो आयतन होता है, गोला यही तो है, गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब, यही होता है। अब 4/3 लिखिए, पाई लिखिए, पाई मतलब 22/7 लिखिए, गुणे r क्यूब मतलब 21/2, गुणे 21/2, गुणे 21/2। इस प्रकार से हमने इसको प्रेजेंट किया। देखिए, 2 दूना करेक्ट है, 2 से इसको काटा 11, ठीक, 7 3 21, 3 3 से कटा 21, 21 हमने 441, गुणे कर दीजिए 11, 11 की 11, 11 चौके 44, 11 की 11, 11 के चौके 44, 11 चौके 44, 44 4 कितना होता है 48, 4851, 4851। एक बार फिर देख लीजिएगा, 21 21 हमने 441 गुणे 11 करिए, 11 की 11 करिए, 11 चौके 44, 44 से 45 की 5 हासिल 4, 4851, बिल्कुल सही बात है, जिसकी ऑप्शन में आपको देखने को आ रहा है। सबसे बड़े गोले का जो आयतन होगा वो आपका कितना हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं 4851 सेंटीमीटर क्यूब। आप लोग इसको 8वें सवाल को नोट कीजिए, बहुत शानदार सा सवाल था, मेरे ख्याल से क्लियर हुआ। आइए अगला सवाल देखिए, जो बहुलक का सवाल है, और सांख्यिकी का एक बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है।
दिए गए वितरण मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है जिसमें बहुलक ज्ञात करना, वो भी दशमलव के स्थानों तक, 2 स्थानों पर लिखा, 2 स्थानों तक। हाँ बढ़िया, देखिए आपके पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वर्ग अंतराल दिया, उसकी बारंबारता कि 5 से 10 तक के आंकड़े टोटल संख्या में 8 है, 10 से 15 तक में 7 है, 15 से 20 तक 6 है, 20 से 25 तक 9 है, 25 से 30 तक 11 है और 30 से 35 तक 10 है। इस प्रकार से इस आंकड़ों का हमें क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। बहुलक जिसे हम मोड कहते हैं, जेड। इसके लिए देखिए एक फार्मूला भी होता है और साथ साथ इसे हिस्टोग्राम पर भी रख के निकाला जा सकता है। आपको जब भी कभी बहुलक निकालो इस फार्मूले का उपयोग करिए, L0 प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। अब इनके प्रत्येक का अर्थ समझिए। इनके प्रत्येक का अर्थ निकालने के लिए पहले बहुलक के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि बहुलक एक ऐसी वैल्यू है जो ऑब्जर्वेशन में ही है, लेकिन वह उस बारंबारता को देखती है जो सर्वाधिक है, मतलब सबसे अधिक बार आई हुई कोई वैल्यू बहुलक कहलाती है। ऐसे सवाल में भी आपको उसके पास जाना होगा जिसकी वैल्यू, जिसकी बारंबारता सर्वाधिक है, वो है 10। 10 के पास जाइए, सॉरी 10 के पास है कि 11 के पास, 11 के पास, ऐसे के पास जाइए जिसकी सर्वाधिक बारंबारता है 11। अब इसको हम लोग यहाँ पर F1 कहेंगे, इसके पहले वाली बारंबारता को हम F0 कहेंगे, इसके बाद वाले को हम F2 कहेंगे। जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सर्वाधिक हो उस क्लास को हम मॉडल क्लास कहते हैं, और इस मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है वो आप इसको L0 कह सकते हैं। तो आप इसे L0 को यहाँ देख रहे हैं, इसकी वैल्यू कितनी है बताएं, 25 है, 25 है। F1 कितना है, F1 आपका 11 है, F0 आपका 9 है, 2F1 2 गुणे 11 कर दीजिए, माइनस F0, F0 मतलब 9 हो गया, माइनस F2, F2 मतलब 10 हो गया, गुणे उनके बीच का डिफरेंस, किसके बीच में, जो वर्ग अंतराल के बीच में, 5। अब इसके आगे के सोल्यूशन पर आइए, 25 लिखिए प्लस 11 से 9 निकला 2 हुआ, इधर देखिए 11 दूना 22, 22 में से 19 निकलेगा 3 होगा, गुणे आपका 5 होगा। तो 25 प्लस 10/3 हो गया, 10/3 का मतलब 25 प्लस 3.33 हो गया, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं 25 से 28.33, जो आपको दशमलव के 2 स्थानों तक डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो 9वें सवाल का सही उत्तर 28.33 है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। मेरे ख्याल से आप इसको समझ गए होंगे और ऐसे सवालों पर भी अपना फोकस बना लें। लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का और आप लोग अंतिम प्रश्न को देख रहे हैं। 70 मीटर व्यास का एक कुआं है जो 40 मीटर गहरा खोदा गया है। कुएं को आप समझ सकते होंगे, इस प्रकार से एक कुआं सरफेस में जनरेट किया जाता है, गहराई तक इसे खोदा जाता है। यहाँ सरफेस पर हम लोग खड़े रहते हैं और गहराई तक इसको खोदा जाता है जमीन तक। इसने हमसे कहा है कि 40 मीटर तक हम इसको खोद रहे हैं, 40 मीटर तक खोद रहे हैं, और इसका जो व्यास है, व्यास मतलब डबल ऑफ रेडियस, वो 70 मीटर दिया है, 70 मीटर। अब जो खोद करके मिट्टी निकली, मतलब ये जो मिट्टी टोटल यहाँ से निकली हुई है, इस मिट्टी का मतलब यहाँ पर अगर इस फिगर को आप ऑब्जर्व कर पा रहे तो इसे हम बेलन कहेंगे। इस मिट्टी का मतलब इसका क्या है, आयतन। क्या है, आयतन। जो इसका आयतन होगा कुएं का, वही ये मिट्टी की टोटल मात्रा होगी। इस मिट्टी को उठाकर देखिए इसने क्या किया होगा ना, कुएं के चारों तरफ 10 मीटर चौड़ा एक एम्बैंकमेंट बना लिया, जिसे हम चबूतरा कहते हैं, ऐसे बना लिया उसी मिट्टी का उपयोग करके। इसलिए जो एम्बैंकमेंट बना है चबूतरा, चबूतरे की अपनी एक हाइट होती है, चबूतरा जमीन से लेकर के थोड़ा हाइट तक बनाया जाता है। चबूतरे का जो सतह होता है वो होता है पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, इसे रिंग कहेंगे, छल्ला। ये देखिए जो वाला भाग है। अब कितनी ऊंचाई तक बना हुआ है, थोड़ा सा हाइट उठेगा, ऐसे उठेगा थोड़ा सा, उठ करके यह शेप लेगा और इसमें इसका जो आयतन होगा ना, इसी मिट्टी के आयतन के बराबर रहेगा। और मिट्टी का आयतन क्या था, इसको आप बेलनाकार समझिए। इसके आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई R स्क्वायर, R मतलब 35 का होल वर्ग होगा। अब आप कहोगे सर 35 कहाँ से आया, 70 मीटर व्यास था, आधा करिए 35, ऊंचाई मतलब गहराई कुएं की ये है टोटल, यही मिट्टी है टोटल। और इस चबूतरे का आयतन हम करने गए तो चबूतरे की सतह है रिंग, गुणे उसकी डेप्थ, डेप्थ मतलब हाइट, गहराई जो भी आप कहिए, बराबर यही कर दीजिए आप लोग। तो इसको प्रॉपर साफ सुथरा लिखिए, पाई कैपिटल, अभी ध्यान दीजिए कैपिटल R और स्मॉल r क्या है। ये इसकी जो रेडियस थी 35 थी, बट इसमें 10 मीटर चौड़ा जुड़ा तो 45 हो गया। देखिए 45 का वर्ग माइनस स्मॉल r मतलब 35 का ही वर्ग, गुणे h बराबर पाई लिखिए, और 35 का वर्ग गुणे आप 40 कर दीजिए। इसी का सोल्यूशन कर डालिए, आपको कुएं की गहराई एग्जैक्टली पता चल जाएगी। पाई पाई से खत्म, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसमें लगेगा तो आप 45 में 35 जोड़िए 80 हो जाएगा, और घटाइए तो 10 हो जाएगा। गुणे h कर दीजिए बराबर, यहाँ 35 का वर्ग है, 35 गुणे 35 है, एक प्रकार से वर्ग करना भी आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। 40 गुना 80 हो गया, 2 धाम में 20 हो गया, h बराबर इतने बटे 20 कर दीजिए, 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, करेक्ट है।
7×5 = 35 है, 7 × 3 = 21, 21 × 3 = 24 है, बटे आप 4 कर दो, 4 × 24, 4 × 1 = 4, 61.25 आ जाएगा। ये कुएं की, ये उस चबूतरे की गहराई है, चबूतरे की ऊंचाई कह सकते हैं, जिस चबूतरे को इस कुएं की मिट्टी का उपयोग करके उसके चारों तरफ एम्बैंकमेंट के रूप में बनाया गया है। तो आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा। बढ़िया से इसको नोट कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिएगा, अगले सेशन का इंतजार फिर से करिएगा। अभी के लिए मेरी तरफ से आज की क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अपनी तैयारियों के लिए अभी से शुभकामनाएं, मेहनत करते रहिए, हम आपके साथ हैं, हम आपके प्रयासों में, अपने प्रयासों में आपको इन्वॉल्व कर रहे हैं और आपकी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू सो मच।